मैं ये एम्फेसाइज करूँगा कि आप कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। एडवांस ऐसा है ना कि जेई एडवांस का नाम सुन के थोड़े लोग डर जाते हैं और अंदर बैठ के सवाल देख के और डर जाते हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप सवाल को देखो और उसको समझो कि वो क्या चाह रहा है आपसे। तो वो आप अपने नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस में भी आप कोई सवाल करो, क्वेश्चंस करो, उसमें आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। विद इन द एग्जाम आप आइडेंटिफाई करो कि व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. मेरा नाम है अक्षय and I am here today with JEE Advanced 2022 topper Mahit Gadhiwala. He is from Surat and he scored ranked 9 in JEE Advanced 2022. Let's all listen to his story. उनकी strategy क्या थी, उनकी पूरी preparation strategy क्या थी, उनकी जर्नी क्या रही है, उनकी challenges क्या रही during the preparation. So Mahit, welcome to the show. Thank you. So how does it feel to be at IIT Bombay right now? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने साल जो मेहनत की थी यहाँ पे आने के लिए की थी और एक बार यहाँ आए हैं, अपने जैसे काफ़ी लोगों के साथ मिले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो IIT बॉम्बे आपका ड्रीम कॉलेज था? हाँ जी। बढ़िया। तो अभी तो 2-3 महीने हुए होंगे, तो हाउ डज इट फील टू बी इन द फर्स्ट ईयर राइट नाउ एंड माहौल कैसा है? माहौल तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी सिर्फ 2-1.5 महीना जितना ही हुआ है, लेकिन जो हमारा करिकुलम है वो बहुत फास्ट पेस कर दिया है, तो इसलिए अभी मिड सेम्स भी आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये है कि ज़्यादा एक्सप्लोर करने का और घूमने का टाइम नहीं मिला, पर हाँ ठीक है, काफ़ी सीनियर से इंटरेक्शन हुआ है और जो बहुत सारे इवेंट्स थे उसमें भी गए हैं, तो माहौल तो मतलब काफ़ी अच्छा है। That's great. वैसे भी मूड इंडिगो आने वाला है, that will be a right platform for you to interact with your seniors and also from other people who are coming to the fest, right? Yes. तो मूड इंडिगो excited about it? Yes, very much. Great. तो सबसे पहले ये मुझे आप बताइए कि इंजीनियरिंग बनने का सपना था, ये जो एस्पिरेशन था, ये कैसे जनरेट हुआ? आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर्स हैं? एक्चुअली मेरे अंकल है, वो VMware कंपनी में एक डायरेक्टर पोस्ट पर है, तो वो है। बाकी मेरे पेरेंट्स डेंटिस्ट है। तो मैं 6th स्टैंडर्ड से एलन में ज्वाइन हो गया था। तो स्टार्टिंग में तो जो स्कूल में जो चल रहा था वही कर रहा था, और उस टाइम मेरा ये गोल था कि जो बैच में मैं हूँ उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। तो धीरे धीरे जब पता चला कि मेरे टीचर्स को भी पता चला, पेरेंट्स को भी पता चला कि मैं कर रहा हूँ अच्छे से परफॉर्म, तो उन्होंने मुझे इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के बारे में बताया। तो मैंने सोचा चलो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे जैसे प्रिपेयर करा, मुझे साइंस की तरफ मेरा इंक्लिनेशन और बढ़ता गया। अच्छा। तो एक बार मेरा नहीं हो पाया 8th स्टैंडर्ड में, फिर 9th स्टैंडर्ड में मैंने वापस अच्छे से तैयारी की और वापस दी, तो उसमें फिर मैं टीम में पहुंच गया। तो एक बार टीम में पहुंच गया, उसके बाद मैं इंटरनेशनल गया दोहा IJSO में, और काफ़ी अलग अलग लोगों से जो अलग अलग देशों से आए हैं उनसे मिला, इंटरेक्ट किया। तो मुझे पता चला कि जो बाहर की दुनिया है वो सूरत में रहकर मुझे इतना एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला था, और जो जिस लेवल पे मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी उसको क्या कहते हैं महसूस किया, उससे मुझे काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन मिला कि मुझे साइंस की फील्ड में कुछ करना है। उसमें मेरा ऐसा, लेकिन उसमें भी ऐसा था कि मुझे मैथ्स और बायो दोनों में इंटरेस्ट था। एज सच कि बायो में मुझे मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं, जो लाइक जेनेटिक्स पार्ट और जो रिसर्च फील्ड में हो, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। बायोटेक्नोलॉजी, बोथ बायो एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर। हाँ, तो उसमें इसलिए मैंने PCMB तीनों लिया था 11th-12th में। अच्छा। और तो साथ में फिर करता गया, तो धीरे धीरे JEE के जो पेपर थे उससे मेरा JEE की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ा, और जैसे मेडिकल में तो जाना नहीं था, तो इसलिए JEE में अच्छा स्कोर करना ही गोल बन गया। वैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपने बहुत सारे ओलंपियाड्स में आपने पार्ट लिया है, राइट? तो कैन यू टेल ऑल द एस्पिरेंट्स कि आपने कौन से ओलंपियाड में पार्ट लिया एंड कौन से मेडल आपके पास है? ये 2019 में I got my first international medal. It was from the International Junior Science Olympiad. I got a gold medal. और उस साल इंडिया कंट्री विनर थी, मतलब सारे कंट्रीज आए थे, उसमें से इंडिया फर्स्ट रैंक पे आई थी। फिर
2021 में आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड और उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। अभी 2022 में आई अगेन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड और उसमें मेरा वापस सिल्वर मेडल आया। और साथ ही आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एशियन फिजिक्स ओलंपियाड और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। वाह, आई फील रियली प्राउड कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इतने सारे ओलंपियाड, इतने सारे मेडल्स, इट्स अ रियली वेरी गुड मोमेंट टू बी हियर। सो अभी बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। एंड आपने तो प्रिपरेशन 6th में ही स्टार्ट कर लिया था, तो आपने जेई के लिए 6 से स्टार्ट किया था या फिर व्हेन डिड यू स्टार्ट फॉर जेई? जैसे मैंने कहा 6 से तो बस बेसिक एलन ज्वाइन किया था, तो उसमें तब आइडिया था नहीं कि एलन किस चीज़ के लिए है, आईआईटी जेई है के लिए है, वो कुछ आइडिया नहीं था। धीरे धीरे जैसे मैं जेएसयू में गया उसके बाद 10th स्टैंडर्ड से मैंने जेई की तैयारी स्टार्ट कर दी। कि बेसिक जो सीनियर फैकल्टीज थे उनको भी मुझ में पोटेंशियल दिखा, तो वो लोग खुद मुझे पर्सनल 1:1 में पढ़ाने लगे। तो 10th स्टैंडर्ड से प्रॉपर जेई की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। बीच में बोर्ड्स आ गए और उसके बाद वापस 11th से रिज्यूम हुआ था। अच्छा, आपने बताया कि आपने बायोलॉजी भी लिया था, तो आपने बोथ नीट एंड जेई एडवांस दोनों आपने एग्जाम लिखे। हाँ जी। आपकी नीट में कितने मार्क्स आए थे? नीट में मेरे 720 में से 600 मार्क्स थे। दैट्स अ प्रीटी गुड स्कोर। आई एम श्योर इफ यू हैड कंसंट्रेटेड मोर ऑन जेई एंड मोर ऑन नीट, आपके मार्क्स आई एम श्योर मोर देन 700 तो पक्का आते। एब्सोल्युटली। तो अभी बात करते हैं जेई एडवांस के बारे में। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जेई मेन और एडवांस में आपको कितना डिफरेंस लगता है? जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों ही एकदम अलग एग्ज़ाम है। जैसे कंडक्टिंग बॉडी डिफरेंट है और पेपर पैटर्न सब बहुत ही अलग है। जैसे जेई मेंस में क्या होता है कि कोई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है या सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें डेटा दे दिया है आपको फॉर्मूला डाला और आपको आंसर मिल गया। जेई एडवांस पूरा अलग टर्फ हो जाता है। उसमें सिर्फ एमसीक्यू या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते, साथ में मोर देन वन टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स होता है। इन शॉर्ट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है वो, और उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अलग करनी पड़ती है। उसका जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते उसमें, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कोई एक सिंपल सा टॉपिक लेता है, उसमें से कुछ बहुत ट्रिक करके मरोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मतलब आपको कोर डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जेई एडवांस के लिए कोई सब्जेक्ट की, अगर क्वेश्चन को क्रैक करना है तो। ओके, तो आपने बताया कि कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो इससे पहले मतलब व्हेन यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेबस आपने जब देखा लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए, आपने अंडरस्टैंड कैसे किया कि ये मुझे ज़रूर पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है? जो सिलेबस था तो वो तो जैसे चल रहा था, तो फैकल्टीज ही गाइड करती थी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो पास्ट ईयर पेपर्स थे उससे भी काफ़ी आइडिया आ जाता था कि ये टॉपिक से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं और इस पर फोकस करना है। जैसे जेईई मेंस की बात करूँ तो थोड़े थोड़े चैप्टर से हर बार एक सवाल आता ही है, तो वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हो जाते हैं, तो वो काफ़ी काम करते हैं। तो वो आप ओवर द ईयर एनालिसिस करो, यूट्यूब पे भी बहुत एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। और आपके मेरे फैकल्टीज़ ने और कोचिंग क्लासेस ने भी सजेस्ट किया था कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी अंडरस्टैंडिंग तो सबकी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कोई एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक्स के अलावा 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट था या फिर केमिस्ट्री आपका फेवरेट था? एक्चुअली मेरे तो फेवरेट सारे ही सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों ही पसंद थे। लेकिन हाँ, क्या थोड़ा इंक्लिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री की ओर ज़्यादा था। ओके, एंड आई बिलीव कि आपका जो मार्क्स आया है सबसे हाईएस्ट आया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्क्स कंपेयर टू अदर पीपल, राइट? फिजिक्स में मेरा 107 मार्क्स आए थे 120 में से, तो मुझे तो अभी तक उससे ज़्यादा भी कोई मिला नहीं है। तो आई बिलीव दैट आई मे बी द ऑल इंडिया टॉपर इन फिजिक्स। लेट्स बिलीव दैट यू आर द टॉपेस्ट इन फिजिक्स राइट नाउ। तो बात करते हैं फिजिक्स के बारे में कि आपने इतने अच्छे से प्रिपरेशन कैसे किया? व्हाट वर द पॉइंटर्स दैट मेड यू रीच 107 मार्क्स? तो पहले तो ये फिजिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जब पहली बार पोर्शन चल रहा होता है तब आप ध्यान से पढ़ो और सारा कॉन्सेप्ट से अपने दिमाग में बिठा लो। साथ ही आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो मेरे केस में जो सर मुझे पढ़ाते थे वो मैं नोट्स बनाता था, और साथ में मॉड्यूल्स और सर असाइनमेंट देते थे, उसको रिगरसली प्रैक्टिस करता था। और साथ ही शॉर्ट नोट्स का भी एक अलग से बनाता था मैं, ताकि क्या है कि जैसे पूरे मेरे फिजिक्स के नोट्स ऑल ओवर द 3 ईयर्स, तो वो कुछ 18-19 बुक्स जैसे है। तो एग्ज़ाम के लास्ट 1-2 महीने कुछ मैं 18-19 बुक्स पलटने वाला नहीं था।
तो वो आगे से सोच के रखा था, इसलिए मैं हर एक चैप्टर का 4 to 5 पेज में कंसाइज शॉर्ट नोट्स बनाया दिया करता था। तो उससे क्या है, आगे चल के रिविजन के वक्त बहुत हेल्प किया था वो चीज़। अभी जैसे पोर्शन ख़त्म हुआ, आप तब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आपका फर्स्ट पोर्शन ख़त्म हुआ तब आपको पिछला भी सब कुछ याद रह जाएगा, वो तो याद नहीं रहने वाला। बस पर जितना आप कर रहे हो, जितना जब चल रहा है उतना आप अच्छे से फोकस करो तो वो भी इनफ है। फिर जब मेन पॉइंट आता है, पोर्शन खत्म होता है, उसके बाद रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो आपने इतने टाइम में सीखा है उसको आपको समेटना है और वो जो आपने सीखा है उसको पूरा 6 घंटे के पेपर में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए रिवीजन में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं वीक वाइज रिवीजन करता था कि ये वीक में फिज़िक्स के इतने चैप्टर्स करने हैं, और ऐसे कर करके पूरा 2 मंथ का ऑलमोस्ट टाइम टेबल जैसा बन गया था कि 2 मंथ में फिज़िक्स के रिवीजन हो जाएगा। तो करने का इन सेंस ये है कि जो नोट्स पढ़ी थी वो करना है, शॉर्ट नोट्स जो रिवाइज करनी है, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे, और उसके बावजूद जो रेसेस आती थी, DPPs आती थी, और या फिर कोई अच्छे बुक के कोई क्वेश्चन जो कोई फैकल्टी जो सर प्रोवाइड कर दे वो करना है। ओके, तो यूजुअली एवरीवन प्रिपेयर्स कि मतलब फिजिक्स का जो कोचिंग मॉडल दिया होता है या फिर जो एग्जैक्ट सिलेबस दिया होता है वो पढ़ते हैं, रिवीजन भी करते हैं, बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि आपने 107 लिया एंड नॉट एवरीवन इज एबल टू स्कोर दैट मच मार्क्स? थोड़े लोगों का तो मार्क्स 60 से भी ऊपर नहीं हो पाता, तो व्हाट शुड दे डू कि दे कैन इम्प्रूव देयर मार्क्स इन फिजिक्स? मैं ये एम्फेसाइज करूँगा कि आप कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। एडवांस ऐसा है ना कि JEE एडवांस का नाम सुन के थोड़े लोग डर जाते हैं और अंदर बैठ के सवाल देख के और डर जाते हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप सवाल को देखो और उसको समझो कि वो क्या चाह रहा है आपसे। तो वो आप अपने नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस में भी आप कोई सवाल करो, क्वेश्चंस करो, उसमें आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। विद इन द एग्जाम आप आइडेंटिफाई करो कि व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ डेली प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एग्जामिनर का प्रोस्पेक्ट क्या है, कि वो क्या जानना चाहते हैं आपके आंसर से। सो दैट्स एक्चुअली वेरी वैलिड पॉइंट। तो अभी बात करते हैं कि फिजिक्स में आपने बताया कि आपने बहुत कंसाइज नोट्स बनाए थे, लाइक 4-5 पेजेस में आपने नोट्स बनाए थे ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। दैट्स एक्चुअली वेरी कंसाइज जॉब एंड बहुत कंडेंसेशन करना पड़ता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो व्हाट वर द इन्फॉर्मेशन दैट यू नोटेड डाउन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर? जो बेसिक फॉर्मूलाज होते थे वो तो लिखने ही थे, बाकी साथ साथ में कोई कोई चैप्टर्स में होता है कि उसके डेरिवेशन भी काम आते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे बनते हैं लेकिन एग्जाम में वो सर्कमस्टांसिस नहीं होते, तो कभी कभार आपको डेरिवेशन, कोर डेरिवेशन से आपको अपना मेथड सॉल्व करके करना पड़ता है। Okay. तो कोई कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो अच्छे लगे वो ही लिखे थे। साथ ही जो पेपर्स दिए थे, मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें कोई अच्छे क्वेश्चंस लगे या जिसमें पता चला कि ये कोई अलग इसको सॉल्व करने का कोई अलग प्रोसेस है, तो जो मैं पेपर में सॉल्व करूँ तो मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा फास्ट होंगे, ये कोई अलग मेथड है, तो वो सारे क्वेश्चंस और उसके मेथड लिखे थे। ओके, तो इट वाज लाइक फॉर्मूलाज तो लिखने पड़ते हैं एंड आपके जो थ्योरम्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपने लिखा, एंड मल्टीपल अप्रोचेस टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम आपने मेंशन नोट किया। एंड प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, एंड जितने प्रैक्टिस आप करते हैं विद दोज अप्रोचेस यू ट्राई टू अप्लाई इट कि हर क्वेश्चन के लिए हो। दैट्स एक्चुअली वेरी वैलिड पॉइंट। तो दैट्स अबाउट द फिजिक्स। एंड अभी बात करते हैं कि आपने फिजिक्स में कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज यूज़ किए थे? फिजिक्स के केस में ऐसा था कि मेरे जो फैकल्टी थे, सर थे, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया था, उनका पर्सनल मटेरियल था। वो जो सालों से जो क्वेश्चन बैंक कलेक्ट करते आ रहे थे वो बहुत ही होलसम था। साथ ही जो एलन के मॉड्यूल्स थे वो काफ़ी होलसम थे, क्योंकि उनका सर का ये मानना था कि आप कोई बुक करो तो उसमें थोड़े टाइप के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े रिपीट होंगे, लेकिन जो कंपाइलेशन होता है, जो कलेक्शन होता है, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है रादर देन द बुक, क्योंकि उसमें सारे टाइप के अप्रोचेस कवर होते हैं। तो मैंने सर के असाइनमेंट्स की थी, मॉड्यूल्स की थी। इसके साथ साथ एक आशीष अरोरा सर की एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस की बुक आती है, पर्पल कलर की बुक आती है, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। उसमें जैसे 25 to 30 इलस्ट्रेशन सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ऑफ एवरी चैप्टर, तो वो पूरा उस चैप्टर के बाउंड्रीज को कवर कर देता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड इन दोस क्वेश्चंस। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे एक बात ज़रूरी जानना है कि ओवर द ईयर्स, लाइक
2021, 2020, 2019, how much has physics question changed from each and every year, and what's the evolution of each and every question? एवोल्यूशन मीन्स द फिजिक्स क्वेश्चन का क्या है, आजकल के जो पेपर्स है वो ज़्यादा एनालिटिकल होने लगे हैं Okay. और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो जो बनाता है इंस्टीट्यूट उस पर डिपेंड करता है। जैसे 2020 के जो पेपर था उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल टाइप का था, इसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव था। बाकी 2021 और 2022 में इतना कैलकुलेशन इंटेंसिव फिजिक्स नहीं था, उसमें लॉजिक एप्लीकेशन ज़्यादा था। लॉजिक एप्लीकेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और साथ ही मतलब वो इन डेप्थ चाह रहे हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है और आप अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक साथ जोड़ के सॉल्व कर सकते हो या नहीं। ओके, तो अभी बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में ऑल द 3 टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, आपका अप्रोच कैसा रहा, आपके बुक्स कौन से रहे हैं? फिज़िकल का तो काफ़ी सिंप्लीफाइड अप्रोच होता है कि जो क्लास में पढ़ा है और मॉड्यूल्स है उससे ज़्यादा फिजिकल आता नहीं है। वो एक बार आप कंसेप्ट एक बार समझ गए तो वो आपको हो ही जाएगा याद, तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो ज़्यादा ट्विस्ट हो सकता है वो ऐसा हो गया कि डेटा गंदा हो गया या वो ही ज़्यादा हार्ड कर सकता है। बाकी फिजिकल में कभी कभार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। That would be enough for physical. Okay. और ऑर्गेनिक के लिए ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग ट्रबल ऑर्गेनिक में हमेशा होती है कि जब स्टार्ट हो रहा होता है तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स लगता है कि बहुत फास्ट चल रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वेट, लेट द पोर्शन फिनिश। एक बार जैसे पोर्शन फिनिश होगा या फिर फिनिश होने के टाइम पे आएगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें कनेक्ट होती दिखेगी कि क्योंकि क्या है, ऑर्गेनिक इज़ अ लाइक अ स्फीयर, मतलब उसको कोई आप चैप्टर्स में डिवाइड कर नहीं सकते, वो सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवाइड कर दिया है, इसलिए थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार जैसे ख़त्म होने को आएगा, आप धीरे धीरे एक बार पूरा अगर अपना पोर्शन है वो रिवाइज कर लो तो आपको अच्छे से रिटेन हो जाएगी सारी चीज़ें। और इनऑर्गेनिक में याद रखने की काफ़ी चीज़ें होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिफोर हैंड ही स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है, तो वो ताकि लास्ट में आप पे बर्डन ना बने। और इनऑर्गेनिक को खास करके छोड़ना नहीं है क्योंकि वो थोड़ा स्कोरिंग होता है। ओके। और बुक्स के लिए मतलब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी बुक यूज़ की थी, लेकिन उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। तो स्मार्ट थिंकिंग करना है, अगर आपको दिख रहा है कि थोड़े क्वेश्चंस में डेटा ही चेंज किया है तो उसको सॉल्व करने का वापस पॉइंट नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने वीके जायसवाल बुक सॉल्व की थी और ऑर्गेनिक के लिए मैंने एमएस चौहान सॉल्व की थी। ओके, तो बेसिकली यू मेंशन कि एनसीईआरटी फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक इज गुड इनफ। ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी तो पढ़ना ही, एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री पढ़नी ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो जैसा है कि उससे काम चल जाएगा अगर बहुत अच्छे से पढ़िए तो। ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा। ओके, सो इन नोट्स में आपने क्या क्या स्पेसिफिकली मेंशन किया था फॉर दीज 3 टॉपिक्स? जो फिजिकल के नोट्स है दैट्स जो क्लास में पढ़ाए थे उसके साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं, वो मोर और लेस फिजिक्स के टाइप पे होते थे, जिसमें फॉर्मूलाज हो गए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। ऑर्गेनिक के जो नोट्स होते थे उसमें आप रिएक्शन लिख लो, कोई नेम रिएक्शन मिल गया वो लिख लो, फिर कोई एक्सेप्शन जैसे मिल गया, क्योंकि वो बहुत वास्ट है ऑर्गेनिक, उसको आप पूरे में लिख नहीं सकते, तो उसमें थोड़ी बुक्स बन जाएगी, चल जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आप उसको पूरा कवर कर लो लास्ट टाइम में पढ़ के पूरा। और साथ में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम रिएक्शंस लिख ली, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ अलग अप्रोच लग रहा है, अलग रिएक्शन मैकेनिज्म लग रही है, और तो वो कर लिया। और साथ में ऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि मैकेनिस्टिक अप्रोच ज़्यादा रखो, क्योंकि पेपर में कभी कभार रिएजेंट ऐसा भी आ सकता है कि जो हमको पता नहीं हो, लेकिन अगर हमको देख थोड़ा ऑब्जर्व करके उसकी क्वालिटी से देख के अगर पता चल रहा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। और इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत वास्ट है, उसमें हर चीज़ नहीं होती है, तो उसके लिए एनसीईआरटी ही आप मान लो कि वो नोट्स है। साथ में अगर कुछ आपको अलग अलग जैसे मिले, आप पेपर दे रहे हो, आपको नई चीज़ मिले, तो आप एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो या उसके लिए साइड से कुछ कोई नोटबुक में डाल सकते हो। ओके, दैट्स अबाउट केमिस्ट्री। अभी बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स
अंडरस्टैंडिंग एंड देन सॉल्यूशन, या फिर ओनली सॉल्यूशन लाइक प्रैक्टिस इज द ओनली की? मैथ्स में प्रैक्टिस तो बहुत लगती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके फैमिलियर लैंग्वेज के नहीं होंगे, उसमें थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन किया गया होगा। उसमें अगर आप अपना कहीं पे एनालिटिकल थिंकिंग लगा के आप कुछ कर लो सॉल्व, तो वो ज़्यादा हेल्प लेता है। जैसे हमारे पेपर में एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे जो ऐसे देखने में थोड़े टफ लग रहे थे, लेकिन उसमें अगर आप सिंपल ज्योमेट्री लगा लो तो क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता था। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये हो रहा है और ये पॉसिबिलिटी आप एक्सक्लूड ना करो। तो उसके लिए ऐसा है कि मैथ्स में आपको सारे जो मेथड्स के पॉसिबिलिटी है वो आपको याद रखना है। मतलब आप क्या रिटेन करते चलो, एक बार में नहीं आएगा, आप अलग अलग सारे प्रॉपर्टीज तब सारे मतलब क्या कहते हैं अप्रोचेस तभी पता चलेंगे जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे। तो वो इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत कि आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके। और तो मैथ्स में मैंने बुक्स में एक बालाजी पब्लिकेशन की बुक की थी, ब्लैक कलर की बुक आती है, वो एक काफ़ी फर्स्ट टाइम जब क्लास में चल रहा था उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। वो एक सिंपल क्वेश्चन बुक जैसा होता है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और कैलकुलस के लिए मैंने समीर बंसल सॉल्व की थी। ओके। वो बहुत बेनिफिशियल रही। ओके, सो दिस वाज गुड इनफ फॉर मैथमेटिक्स। पढ़ाई तो हर कोई करता है, एंड देयर इज वन ऑफ द मेजर पार्ट दैट इज मिस्टेक्स, कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट कर रहे हो जो आप बहुत देर से कर रहे हो, एंड दैट बिकम्स अ हैबिट एंड दैट बिकम्स अ मिस्टेक लेटर ऑन, जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो हाउ डू यू एनालाइज योर मिस्टेक्स की क्या क्या आप करते हैं इन द इनिशियल फेज, एंड हाउ टू मेक श्योर कि एंड में ये मिस्टेक रिपीट ना हो? जैसे आप पहले मॉक टेस्ट दो जो चल रहे हैं, जैसे बाई वीकली या ट्राई वीकली बेसिस पे जो एग्ज़ाम चल रहे हो, साथ में आप जो खुद घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो कि जो गलतियाँ या जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे वो किसके कारण सॉल्व नहीं हो रहे, कि वो पढ़ाया नहीं गया इसलिए हो रहा है, या मेरी सिली मिस्टेक हो रही है, या कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है। अगर पढ़ाया नहीं गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है तो आप फैकल्टी से जाके बात कर सकते हो, उसके बारे में डाउट पूछ सकते हो, तो उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो वो आप अपने आप पे थोड़ा कर सकते हो कि आप अपना फोकस कैसे बढ़ाओ, और कंसंट्रेशन व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पेपर और व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आप कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओ। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था 11th के स्टार्टिंग में, कि मेरे कई क्वेश्चंस मैं सिली मिस्टेक कर देता था, तो मेरा 20-25 नंबर कम आ जाते थे एक्सपेक्टेशन से। तो उससे फिर मैंने क्या किया कि मैं ट्राई कर रहा था कि अपने फोकस करूँ, डिस्ट्रैक्शंस को कम करूँ, थोड़ा मेडिटेशन से काफ़ी हेल्प मिला। फिर साइड बाय साइड में मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, तो मैंने वेट रिडक्शन किया, आई लॉस्ट 17 kgs। वाह, दैट्स ह्यूज। तो उसके कारण भी मेरा फोकस काफ़ी इंक्रीज हुआ, तो और सिली मिस्टेक्स अपने आप कम हो गई। तो वैसे डेली स्केड्यूल इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यू टेंड टू स्टडी अ लॉट ऑन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन कम हो जाता है, तो उसमें ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं कि हाउ डू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो, तो गेटिंग योर गोल्स डन एज वेल। तो आपका डेली स्केड्यूल क्या था? तो मेरा मतलब ऐसा था, मैं 7 o'clock को सुबह उठ जाता था, 7 to 8 मेरा एक्सरसाइज का शेड्यूल रहता था, कि वो पर्सनल ट्रेनर रखा था। ओके। तो वो हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे, उनके कारण मेरा काफ़ी वेट लूज हुआ। तो फिर 8:30 से मेरे क्लास होते थे, वो जनरली 1:32 तक चलते थे। ओके। फिर उसके बाद होता था सेल्फ स्टडी का टाइम, तो बाकी के टाइम में सिर्फ पढ़ना ही होता है, जो काफ़ी चीज़ें होती है, आप थियरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, तो उसमें पूरा टाइम निकल ही जाता है, आपको कुछ और करने का टाइम नहीं मिलता। फिर मुझे मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक रहता है, अभी भी है, मूवीज़ वेब सीरीज़ मैं बहुत देखता हूँ। तो मैं अपने लिए हमेशा आधा घंटा निकालता था, कि जिसमें रात में डिनर के टाइम मैं, मम्मी और पापा साथ में बैठ के खाते खाते कोई भी वेब सीरीज़ या मूवी देख ले, आधा घंटा, आधा पौना घंटा, तो उससे क्या माइंड फ्रेश भी हो जाता था, और फिर उसके बाद आप अच्छे से पढ़ भी सकते थे। ओके। तो कभी ऐसे यू मेंशन कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, कभी ऐसे बर्नआउट फील हुआ कि कितना पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है? बर्नआउट तो बहुत फील हुआ है, खास करके तब जब एकदम लगा
कोई भी सब्जेक्ट में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा लगा कि ये बहुत है। तो उस टाइम मेरे फैकल्टीज उन्होंने कहा कि अभी एक दिन का ब्रेक ले लो, कि अभी डे ऑफ ले लो। तो फिर एक दिन सब कुछ बंद करके शायद फैमिली वाले घूमने ले जाते थे, या फिर कोई मूवी देख ली थिएटर में, या बाहर चले गए। तो वो काफ़ी हेल्प करता है। एक दिन का आप ब्रेक ले लो तो काफ़ी चीज़ें रीसेट हो जाती है। ओके, एंड यू मेंशन कि आपको मूवीज में बहुत इंटरेस्ट भी है। कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शन फील होता था कि आप पढ़ रहे हो या फिर मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, सडनली आपको कुछ और मूवी का सीन याद आ गया? ऐसे डिस्ट्रैक्शन तो इट्स क्वाइट कॉमन, लाइक हम ह्यूमन हैं तो होता ही है। तो हाउ डिड यू डील विद डिस्ट्रैक्शंस? वैसे तो मतलब ऐसा तो बहुत होता था कि कोई सीन याद आ गया या ऐसा, तो पर ठीक है, धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं अकस्टम हो गया उस चीज़ से, और फिर वो मेरे प्रिपरेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया, कि धीरे धीरे मैं भी मेरा माइंड भी कस्टम हो गया कि हाँ ठीक है। और फिर ऐसा होने लगा कि थोड़े टाइम बाद अगर मैं कोई मूवी है वो सब नहीं देखूँ तो फिर मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता कि यार क्या हो रहा है, बोर मार रहा हूँ, ये हो रहा है। तो वो नेसेसिटी बन गया था। ओके, मतलब आप भी शेवा की तरह बैटिंग करते करते गाने गाते थे? हाँ, कभी कभार रात को जैसे बहुत नींद आ रही है लेकिन थोड़ा काम पड़ा है, तो जैसे सॉन्ग गाते गाते आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या उससे नींद भी नहीं आएगी और आपका काम भी होता रहेगा। ओके, डिड यू सेट एनी डेली गोल कि मुझे इतना कंप्लीट करके ही सोना है? ऐसा बहुत बार तो नहीं किया था, लेकिन किया था कई बार, और कई बार होता है कि हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, कई बार होता है कि नहीं होता है, गोल्स मीट नहीं होते तो बुरा लगता है। लेकिन फिर अगले दिन वही रिस्पॉन्स, बुरा लगना भी चाहिए और बुरा लगना अच्छी बात है। फिर वो अगले दिन आप वो पुश रहता है कि आप मुझे ये करना है, इतना सब बैकलॉग है, ख़त्म करना है, अभी टेस्ट आ रही है उसका पढ़ना है। तो वो जो प्रेशर है वो थोड़ा सा प्रेशर ज़रूरी होता है आपका, जो क्या कहते हैं प्रिपरेशन को फ्यूल अप करने के लिए, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। ओके, ग्रेट। तो आप जब मॉक टेस्ट देते थे, लाइक आपने बताया कि वीकली भी होता था, बाई वीकली और मंथली भी होता था, तो इनिशियली आपके मार्क्स कितने आते थे? एंड लाइक फुल मॉक टेस्ट इनिशियली कितने आते थे एंड आपने इम्प्रूव कैसे किया अपने मार्क्स को? इनिशियली जैसे मेंस में मेरे अराउंड 270-280 जैसे मार्क्स आते थे, और एडवांस में पहले जैसे मैंने कहा कि पहले मेरी बहुत सिली मिस्टेक होती थी, तो मेरे 20-25 मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आते। जैसे अगर मान लो 360 का पेपर हुआ तो मेरे जैसे टॉपर है उससे बहुत 20-25 मार्क कम आ रहे हैं, या कह सकते हो कि अमंग द, क्योंकि एडवांस का पेपर होता है तो ऐसे मार्क्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कि ऐसा हो सकता है कि एडवांस का पेपर 360 मार्क्स का और टॉपर के 150 मार्क्स भी आए। तो मतलब ऐसा था कि कंपैरिजन एब्सोल्यूट मार्क्स से नहीं थी, बट मेरे एबिलिटी से थी, कि मैं कर सकता था, लेकिन मेरे 20-25 मार्क्स वो जो वॉइड है वो मेंटेन हो रहा था, वो हो रहा था। तो फिर उसको कोप अप करने के लिए वही है कि मैंने फोकस इंक्रीज किया। वो मैथ्स में स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर्स चल रहे थे तब, तो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उस टाइम पे फिर मैंने अपना प्रैक्टिस बढ़ाई, अपने सर को पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया कि ये यहाँ से, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस दिए, और उससे काफ़ी बेसिकली ऐसा है कि जो सब्जेक्ट में आपका कम हो रहा है उसको ज़रा टाइम दो। तो टाइम दिया मैंने मैथ्स को, तो उससे फिर धीरे धीरे थिंग्स इम्प्रूव होने लगी और फिर धीरे धीरे मार्क्स आने लगे, आपका गैप कम होते गया फिर। ओके, नाउ दैट ब्रिंग्स मी इनटू अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या था? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैं 11th स्टैंडर्ड से ढूंढ रहा था क्या है। जैसे कई लोग करते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, कई लोग करते हैं केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, या कई लोग केमिस्ट्री को आखिरी लगता है। तो मैं आई वॉज इन द सर्च ऑफ द पेपर पैटर्न कि क्या करूँ जिससे मेरा मैक्सिमम आउटपुट आए। तो बहुत एग्जाम में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे मैंने। फिर बीच में ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इसमें मेरा थोड़ा सिंक्रोनी बैठ गई थी। ओके। फिर तो दे रहा था पेपर में, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। बीच में फिर 2021 का एडवांस का पेपर दिया, तो उसमें क्या हुआ, मैथ्स में मेरा बहुत टाइम लग गया, और फिर फिजिक्स में थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया लास्ट में। ओके। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि ये पेपर तो मैं घर पे बैठ के दे रहा हूँ, एक्चुअल पेपर में तो सारी सिचुएशंस अनफेवरेबल होगी, तो मतलब ये स्ट्रेटेजी कभी बैकफायर कर सकती है। तो फिर मैंने वापस एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और फिर देन आई फ्रोज अप टू केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन मैथ्स। ओके। तो वो फिर ऐसा गोल रहा मेरा
कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को 90 मिनट्स में कंप्लीट कर दो आउट ऑफ 180, और बाकी टाइम आप मैथ्स को दो। वो जितना हो, 1 घंटा हो तो आपके पास आधा घंटा रिवीजन का रहेगा, 45 मिनट्स हो तो 15 मिनट रहेगा। बस ये है कि जब 90 मिनट बचे होंगे और एक ही सब्जेक्ट होगा तो आपका जो वो लोड है दिमाग से वो काफ़ी कम हो जाएगा कि बस अभी 1/3 पेपर ही बाकी है। ओके, दैट वाज योर प्लानिंग, बट एक्चुअल एग्जाम में क्या हुआ था? एक्चुअल एग्जाम में से हमारा जो पेपर था वो काफ़ी लेंदी आया था और थोड़ा टफर साइड पे था। तो उसमें मेरा पेपर 1 में अप्रोक्स 110 मिनट जैसा हो गया था, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ओके, तो ठीक है, थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ था, लेकिन कई बार मॉक टेस्ट में भी ऐसा हुआ था कि मेरा बफर 90 से ऊपर गया है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है पेपर, ओके, लाइक अभी बचा है टाइम, कर सकते हैं। तो वो किया मैथ्स मैं अपना फुल स्पीड से कि ये करता गया, क्वेश्चन करता गया। हाँ, ये था कि मेरा पेपर 5 मिनट पहले ही ख़त्म हुआ और मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। तो वो बस पेपर 1 के बाद ये थोड़ा चुभ रहा था कि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब क्या, आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट द पेपर टू माई सेटिस्फैक्शन। ओके, पर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आधा पेपर गया है, दूसरा पेपर बाकी है और सेम ही वेटेज है, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी हम ला सकते हैं वापस। तो मैंने अंदर के जो वेटिंग पीरियड होता है उसमें अपने आप को काफ़ी मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, हम वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। थोड़ा मार्क्स ज़्यादा। वेटिंग पीरियड में यूजुअली व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू सजेस्ट शुड बी डन? जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो उसमें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अप्रोक्स 1 घंटे का वेटिंग पीरियड होता है। आप बैठे होते हो, स्क्रीन होता है और आगे टाइमर भी नहीं होता कि आपको पता भी नहीं चलता कि कितने मिनट्स हुए। तो आप बस इतना मेक श्योर करो कि आप पैनिक ना करो। आप अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करो, पढ़ाई पे मत रखो। जैसे अगर पेन ले गए हो तो पेन फाइट खेल लो, कोई सॉन्ग गा लो, कुछ भी आउट करो और अपने आप को एंटरटेन रखो। और आइडल भी मत रहो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि 1 घंटा आप आइडल बैठे हो, धीरे धीरे नींद चढ़ने लगती है। करेक्ट। तो वो आपका पेपर आप स्टार्ट स्लोली करते हो, तो वो भी नहीं, थोड़ा एक्टिव रहो, कुछ भी मिंगल करते रहो, पढ़ाई के बारे में मत सोचो। तो वेटिंग पीरियड में ये किया था। और अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो आप अपने आप को मोटिवेट करो। तो दूसरे पेपर में वेटिंग पीरियड में अपने आप को बहुत मोटिवेट किया, और जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ मैं कि अभी एकदम फुल स्पीड में करना है, तो मेरा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 80 मिनट्स में हो गया। और मेरा पूरा पेपर 40 मिनट्स पहले ख़त्म हो गया। तो पेपर 2 मेरा 40 मिनट्स पहले ख़त्म हो गया, मैं पूरा रिवाइज किया और फिर पेपर 2 आई वॉज एबल टू कम्प्लीट विद माई सेटिस्फैक्शन। तो ओवरऑल लगा कि हाँ ठीक है, शायद अच्छा जा सकता है। तो ये तो हो गया पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। हमने बहुत बात कर ली एग्जामिनेशन के बारे में एंड सब कुछ। इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट एंड आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट। आपने ग्रुप स्टडी किया? नहीं, मैं ग्रुप स्टडी में नहीं मानता था। ओके, तो वुड यू टॉक टू फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? ऐसा था कि सूरत में मुझे 1:1 ही पढ़ाते थे, मतलब मेरा बैच में मैं ही अकेला बंदा था। तो मेरा ऐसा कुछ सूरत में ज़्यादा फ्रेंड सर्कल डेवलप नहीं हुआ। थोड़े पुराने स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो कभी कभार जैसे बोर्ड के लिए स्कूल में जाते थे हम, या प्रैक्टिकल के लिए जाते तब मिलते थे, तो उनके साथ थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग था। और साथ में थोड़े मेरे कोटा में फ्रेंड्स थे जो मुझे IJSO कैंप और जूनियर साइंस के कैंप और कई जगह पे मिले थे। तो उनके साथ मैं काफ़ी टच में था कि पेपर जो होता था वो कॉमन ही होते थे, तो कि इसका सॉल्यूशंस कभी पूछ लिए या रिजल्ट कंपेयर कर लिया, तो उन लोगों के साथ काफ़ी टच में था। ओके, तो ऐसे तो लोनलीनेस पे आ जाता है बहुत कि मतलब आप अकेले पढ़ रहे हो, अकेले कर रहे हो सब कुछ ज़रूरत में, एंड आपकी फैमिली भी बहुत हेल्प करती है इस पर्टिकुलर मामले में। हाँ, तो मेरी फैमिली ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस सक्सेस में। उन्होंने कभी मुझे लोनली फील नहीं होने दिया। मेरी मम्मी ने डेंटिस्ट है, लेकिन मेरे लिए ये 3 साल अपनी डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस होल्ड पे रख दी थी। पापा क्लिनिक जाते थे, लेकिन वो भी जल्दी आ जाते थे, वो अपना पूरा टाइम देते थे। कभी कभार जैसे मैं थोड़ा बिजी होता था तो कोई क्वेश्चंस मैं मार्क कर दिया तो वो मेरे लिए अपने नोट्स में लिख देते थे, तो वो भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। तो और साथ ही में मेरे एक इनऑर्गेनिक के सर थे, ADP सर, तो उन्होंने मतलब उनके साथ ऐसा था कि वो जूनियर साइंस ओलंपियाड से साथ में थे, तो वो बहुत टाइम से हमारे साथ मेरे साथ थे, तो काफ़ी अच्छी हमारी इनफॉर्मल बॉन्डिंग हो गई थी। तो उनके साथ जब क्लास लेते थे तो बहुत मज़ा आता था। उन्होंने कभी भी जैसे मुझे अपने भाई और फ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया, तो उससे भी कभी मेरा लोनलीनेस इतना फील नहीं होता था मुझसे, तो वो काफ़ी अच्छा रहता था। That's it. They have helped you a lot in your preparation and आपकी जर्नी में भी बहुत सपोर्ट किया। तो any message that you would like to give them?
हाँ, मैं मेरी मम्मी को मैसेज करना चाहूँगा कि थैंक यू। कभी कभार मैं उन पे गुस्सा भी कर जाता था, तो वो बस मेरा फ्रस्ट्रेशन था, उसको दूर करने के लिए बस एक अटेम्प्ट करता था। और तो उसके कारण थैंक यू इतना, जो मेरे साथ रहने के लिए, मुझे इतना टाइम देने के लिए, जिसके कारण मैं इतना आगे आ पाया और मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ पाया। और मैं मेरे पापा को कहना चाहूँगा कि आपने हर बार मुझे अपने फ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया है, और हमारी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी है। और तो उसके लिए जो जो इनपुट आपने दिया था उसके लिए बहुत ही दिल से शुक्रिया। साथ में मैं एडीपी सर को तो बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने जितना किया है, मतलब ऐसा है कि कोई दूसरे फैकल्टी कोई बच्चे के लिए इतना नहीं करते, वो उन्होंने मुझे हमेशा अपने भाई या दोस्त की तरह रखा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, जैसे कहते हैं ना कि वो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया थे, तो वो मेरे जैसे स्टोरी में वो मेरे जीतू भैया टाइप थे। That's wonderful. And yeah, I think हर किसी को ऐसे जीतू भैया मिलने चाहिए, हाँ, ताकि वो absolutely. अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करे. Now I will have a small rapid fire round with you, जहाँ पे I'll ask you questions in a very rapid manner. आपको जल्दी जल्दी से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? आपने बताया कि आप मूवीज बहुत देखते हैं, तो आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? मार्वल, एमसीयू। MCU. Any particular favorite character in MCU? कैप्टन अमेरिका। अच्छा, Steve great. Rogers. Okay, so if you would like to get an opportunity to meet any particular character from MCU, who would that be? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अच्छा, मतलब कैप्टन अमेरिका से नहीं मिलना है? मिलना है, लेकिन वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरिज्मा अलग है। ओके, ग्रेट। तो मान लीजिए कि यू हैड टू गिव अ मैसेज टू योर 10-year-old सेल्फ, तो क्या मैसेज देना चाहिए आप? मैं कहूँगा कि चिल है, अभी मजे कर ले, आगे थोड़ा लगने वाली है लाइफ में। ओके, तो इफ यू हैड टू लाइक, अभी आपने आईआईटी ज्वाइन कर लिया, आज आपके एस्पिरेशन से बहुत बड़े हैं, एंड विच पर्टिकुलर कंपनी वुड यू लाइक टू ज्वाइन इन द नियर फ्यूचर? अभी तो ऐसा सोचा नहीं है, देखते हैं आगे जो इंटरेस्ट डेवलप होंगे उस हिसाब से सोचते हैं। तो इफ यू लाइक टू स्पेंड वन पर्टिकुलर डे लाइक यू नो कंप्लीट लीजर या फिर ऑन अ हॉलीडे, आप कहाँ पे जाना चाहोगे? फ्लोरिडा। वाई फ्लोरिडा? वो लैंड ऑफ थीम पार्क्स है ना, तो मुझे अम्यूजमेंट पार्क बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बात है कि एक दिन में कुछ होगा नहीं वहाँ पे, एक ही एक्सप्लोर हो पाएगा। I'll give you 1 week to explore. हाँ, तो चलेगा। परफेक्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द आंसर्स, मज़ा है आपके साथ बात करने में भी, एंड आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छे भी है, एंड फॉर ऑल द आंसर्स दैट यू गेव वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट ऑफ हैम्पर। थैंक यू। You can. So thank you so much for all the answers that you gave. So any one message that you would like to give to all the aspirants? उन एस्पिरेंट्स के लिए मैं इतना कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, और साथ ही में अपना मेंटल जो पेशेंस है, जो अपना मेंटल एंड्योरेंस है वो बना के रखो। अपने आप को प्रिपेयर करो कि पेपर में जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आए उसमें आप पैनिक ना हो। थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज, एंड आई एम श्योर जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही पावरफुल मैसेज मिला, एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही अच्छी थी एंड बहुत ही यूनिक थी। एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स वी हैव मल्टीपल प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द टॉपर्स जिन्होंने हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आके अपनी स्ट्रैटेजी शेयर किया है। प्लीज़ लुक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आपको ज़रूर उनका वीडियो मिल जाएगा। एंड अंटिल देन I wish you all the best for the examination, and Mahit, all the best for your future, and yes, let's keep cracking it. Thank you.